हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात हम देखते हैं कि मनुष्य संगठन में ही पैदा होता है, संगठन में ही बड़ा होता है, संगठन में शिक्षा प्राप्त करता है, संगठन में ही वो खेलता कूदता है और उसी में नौकरी, व्यवसाय, मौज मस्ती करता है और संगठन में ही वो समाप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है। अर्थात मनुष्य जब से पैदा हुआ है, संगठन उसके साथ साथ रहा है। संगठन का निर्माण करना उसकी एक विशेषताओं में एक करैक्टर है। आइए स्टूडेंट, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। संगठन के अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के विभिन्न साधनों और विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों में इस प्रकार संबंधों को बिठाना है या इस प्रकार से ढांचा तैयार करना है जिससे न्यूनतम लागत पर उद्देश्यों की प्राप्ति या अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव हो सके। स्टूडेंट्स, संगठन को भी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। किसी ने व्यक्तियों के समूह को संगठन कहा, किसी ने व्यक्तियों के आपसी संबंधों के ढांचा या हम ये कह दें स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल रिलेशन अमंग पर्सन, किसी ने व्यक्तियों संगठन को कार्य या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो इसके संबंध में अलग अलग विचार प्रकट किए। आइए स्टूडेंट, संगठन के अर्थ को और विस्तृत रूप से जानने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ या टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग जो है उस पर चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं कि संगठन का शाब्दिक अर्थ क्या है। संगठन को अगर हिंदी में देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर कह दे स प्लस गठन, इससे मिलकर संगठन का निर्माण हुआ है। तो यहाँ ये दो शब्द जो है, यहाँ स जो शब्द है ये साधनों को प्रकट करता है ऐसा माना जा सकता है, और गठन जो है वो एकत्रित करने को। इस प्रकार साधनों को एकत्रित करना, चाहे वो भौतिक साधन हो और चाहे मनुष्य हो, और इनको एकत्रित करना संगठन कहलाता है। इसी प्रकार संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन शब्द के लिए ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन शब्द से हुई है। ऑर्गन जैसे मनुष्य के शरीर के अलग अलग पार्ट हैं जिनको हम ऑर्गन के रूप में जानते हैं, हाथ, नाक, कान, पैर आदि जो भी हैं इनके। और इसमें ये बात भी विशेषतापूर्ण है कि जो मानव का शरीर है और इसके विभिन्न जो ऑर्गन हैं, अंग हैं, हम ये कहते हैं कि जो इनमें कोऑर्डिनेशन का एक हमें स्वरूप दिखाई देता है, शायद वैसा रूप और कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात ये अलग अलग होते हुए भी आपस में अत्यधिक समन्वित रूप से कार्य करते हैं। जैसे हम सो जाते हैं उसके बावजूद भी हमारे अंग कार्य करते रहते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं रहती। तो वास्तव में विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण संयोजन अलग अलग होते हुए भी इसके रूप में भी संगठन को बताया गया है। आइए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। संगठन की डेफिनेशन जो है वो J.W. शुल्जे ने बहुत ही विस्तृत रूप से दी है। उन्होंने कहा कि संगठन का अर्थ किसी भी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक मनुष्यों, सामग्री, यंत्र, साज सज्जा, कार्यस्थल एवं अन्य उपकरणों के सहयोग और समन्वय युक्त संयोग करने से है। या ये कह दें, अकॉर्डिंग टू शुल्जे, एन ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी ह्यूमन बींग्स, मटेरियल्स, tools, equipments, working space, apparatus brought together in a systematic and effective correlation to accomplish some desired object। या इसको यूं भी समझा जा सकता है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो मनुष्यों से लेकर जो हमारी वस्तुएं काम में आएंगी, उन सब का, चाहे वो कार्यस्थल हो, उन सब का उनका सामंजस्य बिठाना, उनका सेटअप तैयार करना, ये सभी कार्य संगठन के अंतर्गत किए जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने डेफिनेशन देखते हैं। उर्वरिक के अनुसार उन्होंने और अधिक स्पष्ट शब्दों में संगठन को समझाने का प्रयास किया। उर्वरिक के अनुसार किसी
उद्देश्य की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए कह दें, आवश्यक क्रियाओं को विभाजित करना और व्यक्तियों को सौंपी गई क्रियाओं को समूह में व्यवस्थित करना ही संगठन है। अर्थात पहले उर्वी के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसका निर्धारण करना, फिर उन क्रियाओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच में और विभागों के बीच में इस प्रकार बांटना कि वास्तव में हम अपने उद्देश्यों को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। या ये कह दें, ऑर्गेनाइजिंग इज डिवाइडिंग अप of the activity which are necessary to any purpose and arranging them in a group which are assigned to individuals according to Urvrik। इस प्रकार स्टूडेंट अपने निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संगठन कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी संस्था के कार्यों के निर्धारण एवं वर्गीकरण करने तथा उन कार्यों को फिर विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच विभाजित करने और उन व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों, अधिकारों, दायित्वों को निर्धारित करने से है। आइए स्टूडेंट्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑर्गेनाइजेशन को और विस्तृत समझते हैं। तो इसमें इसके जो हमने डेफिनेशन देखी है तो उसमें क्या बातें प्रमुख आई, जैसे हमने कहा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए संगठन कार्य करता है। इसी प्रकार ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का समूह होता है। इसी प्रकार हम कहते हैं यह प्रबंध का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, यह इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है, पद्धति है। या ये कह दें ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर, ये एक ढांचा है। या ये भी कहा जा सकता है इट इज ए मीन्स नॉट द एंड, ये एक साधन है, साध्य नहीं है। इसी प्रकार यह प्रबंध का एक यंत्र है, अपने कहते हैं उपकरण है, या इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट। ये एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है हम कह दें, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हमने देखा संबंधों का निर्धारित करते हैं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। को इसी प्रकार का डिवीजन ऑफ वर्क है, कार्यों का विभाजन है इसमें। ये एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। यह संगठन, प्रत्येक संगठन वातावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। आइए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आ जाता है प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है कि संगठन जो होता है, जो अच्छा संगठन होता है, वो इस प्रकार से संबंधों का निर्धारण करता है, विभागों का निर्धारण करता है, कार्यों को बांटता है, जिससे प्रबंध की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, या कहते हैं इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी। इसी प्रकार इसमें ये जो अधिकारों का प्रत्यायोजन है ये करना आसान हो जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसी प्रकार हम कहते हैं संस्था का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उसके लिए भी संगठन के बहुत अच्छे संगठन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसी प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ये अच्छे संगठन के अंतर्गत संभव होता है। या हम ये कह दें कि जो नए नए विचार उत्पन्न करना या इनोवेशन करना ये नए अच्छे संगठन की एक विशेषता होती है। मधुर मानवीय संबंधों को, ह्यूमन रिलेशन को अच्छा बनाना। इसी प्रकार हम कहते हैं मनोबल में वृद्धि करना या मॉरल को बढ़ाना, इसके लिए भी अच्छे संगठन का महत्व रहता है। इसी प्रकार स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहन देना, या हम कहते हैं विशिष्टीकरण को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन या हम कहते हैं समन्वय स्थापित करना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र या अपने कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्लियरली होता है। अगर संगठन अच्छा है तो वो स्पष्ट है, विभाजित हो जाता है। कंट्रोल करना भी बहुत आसान होता है अगर संगठन आपका अच्छा है। ओवरऑल कह दें कि इससे कार्य कुशलता में, कर्मचारियों के, अधिकारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ कह दें जो भ्रष्टाचार है या रेड टेपिज्म है या लाल फीताशाही कह दें, देरी है, उसकी संभावना भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ संप्रेषण की प्रभावपूर्ण व्यवस्था बनती है और कर्मचारियों का जो अपने ये कहते हैं टर्नओवर है, आवागमन है, आना जाना, छोड़कर चला जाना संस्था का, ये भी कम हो जाता है। आइए स्टूडेंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन पर चर्चा करते हैं, इसे समझते हैं। औपचारिक संगठन जो सोच विचार कर, जानबूझकर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं वो औपचारिक संगठन कहलाते हैं, और जो स्वतः बन जाते हैं वो संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं, जिनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। आइए इसे अंतर के माध्यम से समझते हैं। तो कहते हैं औपचारिक संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन से होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन जो है वो सामाजिक संबंधों के कारण से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार इसके अधिकार और कार्य निश्चित होते हैं औपचारिक संगठन के, जबकि ये अनौपचारिक संबंधों में आपसी संबंधों पर निर्भर करता है।
औपचारिक संगठन का निर्माण एक प्लानिंग तरीके से किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः बन जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो औपचारिक संगठन होते हैं इसमें व्यक्तियों के साथ औपचारिक अधिकार रहते हैं, अर्थात उनको सोच विचार का अधिकार, पद, दायित्व दिए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठनों में अनौपचारिक अधिकार ही रहते हैं, उनका पहले से निर्धारण नहीं होता। इसी प्रकार जो औपचारिक संगठन होते हैं इसके अंतर्गत नियम, अधिकार, दायित्व सभी लिखित होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता। औपचारिक संगठन में अधिकार ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में अधिकार नीचे से ऊपर की ओर या पैरेलल भी चल सकते हैं। औपचारिक संगठन के आकार जो हैं वो असीमित रूप से बड़े हो सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक संगठन प्राय छोटे होते हैं। औपचारिक संगठन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन सामाजिक संतुष्टि या पार्श्विक संतुष्टि के लिए बनाए जाते हैं। जो औपचारिक संगठन है ये स्थायी होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन प्राय अल्पकालीन होते हैं। औपचारिक संगठन का किसी भी संस्था के लिए निर्माण करना आवश्यक होता है, जबकि अनौपचारिक का आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार किसी भी संस्था में औपचारिक संगठन के लिए संगठन चार्ट या अन्य प्रकार के प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार औपचारिक संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी एक संगठन का सदस्य स्वतः बन सकता है, अर्थात औपचारिक संगठन में व्यक्ति एक ही संगठन का सदस्य बन सकता है, जबकि अनौपचारिक में वो कई संगठनों का सदस्य हो सकता है। औपचारिक संगठन में औपचारिक संप्रेषण होता है, जबकि उसमें अनौपचारिक होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।